आज जब हम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसे नाम आते हैं, है ना। लेकिन जरा सोचिए, इनसे भी सदियों पहले भारत में एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो न सिर्फ इनसे कहीं ज्यादा बड़ा था बल्कि शायद दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा महाविहार की। अंदाजा लगाइए, अपने चरम पर इस प्राचीन विश्वविद्यालय में एक साथ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रहते और पढ़ते थे। और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए करीब 2,000 टीचर्स थे। मतलब ये तो अपने आप में एक पूरा शहर था जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए ही बना था। और ये सब उस जमाने में था जब आज की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। तो चलिए इस शानदार सफर में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि नालंदा अपने शिखर पर आखिर कैसा था। नालंदा की नींव 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य के दौरान रखी गई थी, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और यहाँ से लगभग 800 सालों तक ये ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बना रहा जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैली। और देखिए, नालंदा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, ये उस जमाने का एक असली ग्लोबल नॉलेज हब था। सोचिए, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि फारस और मंगोलिया जैसे दूर दूर के देशों से भी स्टूडेंट्स यहाँ ज्ञान हासिल करने आते थे। लेकिन यहाँ एडमिशन पाना भाई कोई बच्चों का खेल नहीं था। एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत ही मुश्किल होते थे। कुछ रिकॉर्ड्स तो ये भी बताते हैं कि 10 में से मुश्किल से 2 या 3 लोग ही सिलेक्ट हो पाते थे। पर सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? अगर एक बार आपका एडमिशन हो गया तो उसके बाद सब कुछ मुफ्त था। पढ़ाई, रहना, खाना, कोई फीस नहीं। ये ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाने का एक अविश्वसनीय मॉडल था। अच्छा, कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि नालंदा में सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। हाँ, बौद्ध दर्शन एक बहुत जरूरी हिस्सा था, लेकिन यहाँ का सिलेबस बहुत बड़ा था। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, लॉजिक, भाषा विज्ञान, सब कुछ पढ़ाया जाता था। और आपको पता है, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, वो भी कुछ समय के लिए इस यूनिवर्सिटी के हेड रहे थे। लेकिन नालंदा का दिल, उसकी आत्मा पता है कहाँ बसती थी? वो बसती थी उसकी लाइब्रेरी में, जिसका नाम था धर्मगंज। इसका मतलब होता है सत्य का खजाना या ज्ञान का पर्वत। और ये कोई एक छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं थी। नहीं, ये 3 बहुत बड़ी कई मंजिला इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स था। रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। कहा तो ये भी जाता है कि इनमें से एक बिल्डिंग रत्नसागर 9 मंजिला ऊंची थी। जरा कल्पना कीजिए, इन इमारतों के अंदर लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां थीं। हजारों सालों से इकट्ठा किया गया ज्ञान। नालंदा लगभग 800 सालों तक ज्ञान का सूरज बनकर चमकता रहा। लेकिन फिर आया 12वीं सदी का अंत, और इतिहास ने एक बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही विनाशकारी मोड़ लिया। ये वो वक्त था जब मध्य एशिया से तुर्क आक्रमणकारी भारत आ रहे थे। और उन्हीं में से एक था बख्तियार खिलजी, एक तुर्क अफगान सेनापति जो अपनी क्रूरता और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था। साल 1193 के आसपास खिलजी ने नालंदा पर हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक था कि वहां मौजूद निहत्थे भिक्षुओं और विद्वानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उस समय के एक फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज लिखते हैं कि वहां हजारों निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं को बेरहमी से मार दिया गया था। पर सवाल ये उठता है कि आखिर उस विशाल लाइब्रेरी धर्मगंज को आग क्यों लगाई गई? इसके पीछे 2 मुख्य वजहें बताई जाती हैं। एक लोग